Hey everyone, प्रवीण दिस साइड। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम प्रोडक्ट एरे पजल, जो कि एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन ना अपन ये प्रॉब्लम में प्री कॉम्प्यूटेशन के बारे में कुछ मस्त चीज़ सीखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम में क्या बोला बोले तो गिवन एन एरे ए आर आर, नाउ कंस्ट्रक्ट ए प्रोडक्ट एरे रिजल्ट where each element in result of I is the product of all elements of array except array of I, है ना। एक तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, कि अपने को एक एरे दिया, अगर अपने को ये एरे से ना रिजल्ट एरे को फॉर्म करना है। अब रिजल्ट एरे का स्पेशलिटी क्या है? रिजल्ट एरे ऑफ ith इंडेक्स विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबका प्रोडक्ट होगा एक्सेप्ट वो ith इंडेक्स का एलिमेंट, है ना। तो जो भी रिजल्ट अपने को फॉर्म हुआ है ना, अपने को उसको रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तो उससे पहले अपने को एक प्यारा सा नोट पॉइंट दिया है कि ईच एलिमेंट इन रिजल्ट लाइस इनसाइड द 32 बिट इंटीजर रेंज। तो अपने को जो भी एलिमेंट आएगा ना रिजल्ट के अंदर, वो अपने इंटीजर के अंदर ही स्टोर होकर रह सकता। तो एग्जाम्पल्स है ना, इसको और भी अच्छे से समझते हैं। तो अपने को फर्स्ट एग्जाम्पल में इनपुट दिया है ये, और अपना आउटपुट दिया है ये। तो सबसे पहले ना अपन इंडेक्सिंग लिख लेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। तो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो अभी अपन एक्सप्लेनेशन देखें तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू 3 × 5 × 6 × 2 विच इज़ नथिंग बट 180। तो अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें, जब अपन 0th इंडेक्स पे है जो कि ये एलिमेंट है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, विच इज़ नथिंग बट 3 × 5 × 6 × 2, जो अपने को क्या आ रहा, 180 आ रहा। तो ऐसे ही अपन हर आयत एलिमेंट के लिए ना, अपन वो आयत एलिमेंट फ्रॉम एरे को एक्सक्लूड करके बाकी के जो भी एलिमेंट्स है ना, उनका प्रोडक्ट लेकर वो आयत इंडेक्स पे स्टोर करके रख रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो एग्जाम्पल 2 भी सिमिलर है, जहाँ पे अपने को एरे दिए गए और इसका आउटपुट है 0, 12, क्योंकि फॉर आई इक्वल्स टू 0, रिजल्ट ऑफ आई विल बी 0, क्योंकि जब अपन ये एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे तो बचा बस 0 ना। तो अपन यहाँ पे 0 डाल दिए। वही अपन आई इक्वल्स टू 1 के लिए ये एलिमेंट को इग्नोर करो, तो एलिमेंट बचा 12, है ना। तो ये 12 को डाल दिए। तो ये एग्जाम्पल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इससे ना एक मस्त ऑप्टिमाइजेशन वाला चीज़ आता है। तो अपन अभी एग्जाम्पल्स को भी समझ लिया ना, तो कंस्ट्रेंट्स देखते हैं ताकि अपने को इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लग सके। तो यहाँ पे अपने एरे का साइज ना 2 से लेकर 10⁵ तक है। तो जब इसका साइज 10⁵ तक जा रहा, तो इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है? इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n हो सकता है ना। इससे ज़्यादा अगर ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा तो अपने को TLE आ जाएगा। और अपने एरे ऑफ आई का रेंज ना -100 से 100 तक है ना। लेकिन स्टिल अपन हर एलिमेंट को प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, हर एलिमेंट का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अपन इसको ना लॉन्ग के अंदर स्टोर करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि अपन 100 को अगर 10 टाइम्स भी ऐड करें, है ना, 10 टाइम्स से छोड़ो 5 टाइम्स भी ऐड करेंगे ना, तो ये अपने को ओवरफ्लो कर जाएगा इंटीजर के लिए। तो अपन अपने कंस्ट्रेंट्स को भी अच्छे से समझ लिए ना, तो आओ अपने एग्जाम्पल 1 को कंसिडर करके इसके ऊपर अपना पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं। तो ये है अपना एरे, और अपना एम क्या है? आवर एम इज टू फाइंडिंग द प्रोडक्ट एट एरे ऑफ आई एक्सेप्ट द सेल्फ एलिमेंट, है ना। तो इसके लिए ना अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलता है कि अपन ये प्रॉब्लम को जब इनिशियली देखेंगे, अपने माइंड में कौन सा लॉजिक डेवलप होगा कि ना अपने को बस ith एलिमेंट को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है ना। तो इसके लिए तो नेस्टेड फॉर लूप्स लगा ले सकते हैं, है ना। कि सपोज करो अपन आई इक्वल्स टू 2 पे, तो ये अपन ये इंडेक्स पे, तो जब अपन ये इंडेक्स पे, तो इसका प्रोडक्ट कैसा निकाल सकते हैं कि अपन ना जब अपना आई पॉइंटर यहाँ पे रहेगा तो इसको इग्नोर करो, और अपना जे का लूप ना यहाँ से शुरू करके इसको कंसिडर करो, इसको कंसिडर करो, इसको इग्नोर करो, इसको कंसिडर करो, इसको कंसिडर करो। एंड वैसे ही जब अपना ith पॉइंटर 4 पे होगा, तो अपना जे का लूप फिर से यहीं से शुरू करो, तो इसको कंसिडर करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो। लेकिन जब अपना जे पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अपने आई पॉइंटर भी यहीं पे, तो इसको इग्नोर करो। तो इसी तरह से जहाँ पर भी अपना आई पॉइंटर होगा ना, अपन अपने जे पॉइंटर को शुरू से स्टार्ट कर कर एन तक लेके जाएंगे, और जहाँ पर भी अपना आई पॉइंटर और जे पॉइंटर सेम हो जाता है, अपन वो एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे, है ना। तो ये तो एकदम सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो आओ इसका कोड देख के इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये है अपना कोड इन C++, ऑल्दो द लॉजिक रिमेन सेम। तो यहाँ पे अपना फंक्शन नेम है प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ, जहाँ पे अपने को एक एरे दिए और अपने को रिजल्टेंट एरे रिटर्न करना है। तो सबसे पहले अपन एरे का साइज लेकर उसको एन में स्टोर कर दिया, और एक रिजल्ट नाम का एरे डिक्लेयर कर लिया जो कि सेम एन साइज का रहता है। तो यहाँ पे अपन दो नेस्टेड फॉर लूप्स यूज कर रहे हैं, एक आई के लिए और जे के लिए। तो आई अपना शुरू हो रहा है 0 से लेकर एन तक, और जे भी शुरू हो रहा है 0 से एन तक। तो ये ith फॉर लूप के अंदर ना अपन एक प्रोड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, जिसका इनिशियल वैल्यू 1 है और इसका टाइप लॉन्ग है। अपन अब ये लॉन्ग क्यों लिए? क्योंकि ना अपने को प्रोडक्ट करना है, तो इंटीजर और इंटीजर को भी अगर अपन प्रोडक्ट करें तो वर्स्ट केस में ये ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। तो इसलिए अपन लॉन्ग को लिए फॉर द सेफर साइड, और इंटरनली और एक लूप चला रहे फॉर जे इक्वल 0 से लेकर एन तक, है ना। तो यहाँ पे अपन चेक कर रहे कि अगर अपना आई इक्वल टू जे है तो कंटिन्यू करो, कि वो आइट्रेशन को स्किप करो। तो यही अपना मेन ना,
कि अपने को जब भी अपना आयत पॉइंटर जे पॉइंटर के इक्वल आता है तो अपने को वो एलिमेंट को इग्नोर करना है, तो अपन उसको इग्नोर करें। लेकिन ऐसा केस नहीं है, तो अपन क्या कर रहे, जो प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करें ना, उसमें अपन अपना एरे ऑफ जे को हर एवरी टाइम प्रोडक्ट करते जा रहे। तो ये जेथ फॉर लूप के एग्जीक्यूशन के बाद अपना प्रोडक्ट रेडी हो जाता, तो अपन सिंपली रिजल्ट ऑफ आई के अंदर प्रोडक्ट डाल देते। अभी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है कि जब भी अपना इक्वल इक्वल टू जे है तो अपन वो प्रोडक्ट को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करे। तो इसी तरह से अपन हर ith इंडेक्स के लिए ना अपने प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके उसको रिजल्ट के अंदर डाल देंगे, है ना। तो जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाता तो जो भी अपना रिजल्ट कंप्यूट हो गया ना अपन उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये अपना ब्रूट फोर्स कोड ना, जो कि बहुत सिंपल है। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है, सिंस यहाँ पे अपन दो नेस्टेड फॉर लूप चला रहे और बोथ साइज n, तो इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ n² रहता है ना। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है, यहाँ पे अपन कोड में देखे तो वेरिएबल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लिए नहीं ना, तो इसका स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 रहता है ना। तो इसका स्पेस हो गया अपना ऑर्डर ऑफ 1। तो अभी आप ये कोड को सबमिट करके देखोगे ना, तो ये आपको टीएलई दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट बहुत सिंपल है ना, कि अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² जा रहा है। लेकिन जैसे अपन एज्यूम करे थे, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n log n तक ही जा सकता था, है ना। तो ये तो अपने को डेफिनेटली टीएलई दे देता। तो अपने को इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता। अभी ऑप्टिमाइज करने से पहले ना अपन ये प्रॉब्लम को ना और अच्छे से एनालाइज करके इसमें से ऑब्जर्वेशंस निकालते, जो अपन अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच में मिस कर रहे थे, है ना। अपन अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच में ब्लाइंडली दो नेस्टेड फॉर लूप्स यूज करके सॉल्व कर रहे थे। अभी ना अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ना अपने को अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना है ना। तो इसके लिए ना यहाँ पे मैं 3 एरेस लिया, जो ना अपने हर एज केसेस को कवर करता। तो सबसे पहले ना अपन अपने एरे 1 को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इंडेक्स नंबर 0 पे एलिमेंट है 1, तो इसको एक्सक्लूड करके बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 इंटू 2 इंटू 0 विच इज नथिंग बट 0, है ना। तो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट आएगा 0। अभी अपने इंडेक्स 1 पे एलिमेंट है 0, है ना। तो इसको एक्सक्लूड करेंगे तो बाकी का प्रोडक्ट क्या आता, 1 इंटू 2 इंटू 0, है ना, विच विल बी अगेन 0। तो यहाँ पे भी आ गया अपना 0। वैसे ही अपने इंडेक्स 2 पे एलिमेंट है 2, है ना। तो इसको एक्सक्लूड करेंगे तो 1 इंटू 0 विच इज नथिंग बट 0, तो अगेन 0 आया। अब फाइनली अपने इंडेक्स नंबर 3 पे एलिमेंट है 0, है ना। तो अगर इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो प्रोडक्ट विल बी 1 इंटू 0 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 0, है ना। तो फिर से 0 आया। तो अभी ना अपने एरे में पूरे जीरोस आए, है ना। लेकिन ये पूरे जीरोस आए तो आए क्यों? क्योंकि अपने एक्चुअल एरे में ना 2 पोजीशंस पे 0 है ना। तो जब 2 पोजीशंस पे 0 है, तो जब भी अपन एक 0 को एक्सक्लूड कर रहे तो बाकी का 0 एक्टिव हो जा रहा, और जब अपन एक 0 को एक्सक्लूड कर रहे तो दूसरा 0 एक्टिव हो जा रहा, है ना। तो इस वजह से सिंस अपने प्रोडक्ट में कभी भी 0 रहा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी अपना 0 ही चाहता ना। तो इसलिए अपने पूरे एरे के एलिमेंट्स ना 0 आ रहे। तो ये एग्जाम्पल एरे से अपने को क्या समझ में आता है कि जब भी अपने एरे में ग्रेटर देन 1 जीरोस हो, जहाँ पे यहाँ पे 2 जीरोस थे ना, तो अपना ओवरऑल एरे भी ना 0 आएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये है अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी अपने एरे में मोर देन 1 0 रहता ना, तो अपने रिजल्ट में जो भी ओवरऑल एलिमेंट्स रहते ना सभी में 0 रहते, है ना। तो अभी ना अपन अपने एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करते हैं, है ना। तो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है 1, है ना। तो अगर अपन इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो एलिमेंट्स विल बी 3 इंटू 2 इंटू 0, है ना। तो सिंस यहाँ पे 0 है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी अपना 0 होता। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपना प्रोडक्ट ना 0 हो गया, है ना। अभी वैसे ही अगर अपने इंडेक्स 1 को पकड़े, तो इंडेक्स नंबर 1 को एक्सक्लूड कर देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 0 अगेन 0, है ना। तो यहाँ पे फिर से आ गया 0। वैसे ही अपने इंडेक्स नंबर 2 पे एलिमेंट है 2, इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 0, है ना। तो फिर से आ गया अपना 0। फाइनली इंडेक्स नंबर 3 पे एलिमेंट है 0, तो अगर इसको एक्सक्लूड कर देंगे सो द प्रोडक्ट विल बी 1 इंटू 3 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 6, है ना। तो यहाँ पे आ जाता अपना 6। तो ये एरे को देख के आपको क्या समझ में आता है कि ना यहाँ पे अपने एरे पे बस एक 0 था। तो इस वजह से क्या हो रहा था, अपन किसी भी एलिमेंट को इग्नोर कर रहे थे ना, तो ये 0 एक्टिव हो जा रहा था, जिससे अपना ओवरऑल प्रोडक्ट 0 आ रहा था। लेकिन जब ये सिंगल 0 इग्नोर हुआ ना, तो अपने प्रोडक्ट ना ओवरऑल एलिमेंट्स जो नॉन जीरो है उसका आया, है ना। तो जब अपन ये एरे को देखे तो यहाँ पे 2 जीरोस थे, है ना। तो इससे क्या हो रहा था बोले तो अपने को सिंस 2 जीरोस थे, जब एक इनएक्टिव हो रहा था दूसरा एक्टिव रह जा रहा था, और जब ये इनएक्टिव रह रहा था ये एक्टिव रह रहा था, है ना। लेकिन ये एरे में एक ही 0 होने की वजह से जब यही इनएक्टिव हो जा रहा, तो बाकी के एलिमेंट जो नॉन जीरो है ना उसका प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे आया जहाँ पे अपने को 0 है ना। तो ये है अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे इफ एरे हैज 1 0, एवरी एलिमेंट इन द रिजल्ट विल बी 0 एक्सक्लूडिंग द इंडेक्स हैविंग 0, है ना। कि हर एलिमेंट 0 होगा एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट हैविंग 0। और वहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे एक्सेप्ट द 0, है ना, जो कि यहाँ पे 6 था। तो ये है अपना सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी ना अपन अपने एग्जांपल 3 को सॉल्व करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए ना यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर 0 पे इंस्टेड ऑफ 10 मैं ना 1 ही लगाता हूँ, क्योंकि इससे अपने को इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर 0 पे एलिमेंट है 1, तो अगर इसको एक्सक्लूड कर देंगे 3 इंटू 5 15, 15 6 जार 90, 19 2 जार 180, है ना। तो यहाँ पे आ गया अपना 180।
तो अभी अपन अपने इंडेक्स नंबर 1 पे 3 को एक्सक्लूड करते हैं, तो इससे आता 1, 1 इंटू 5 5, 5 6 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, है ना? तो यहाँ पे अपना आ गया 60। वैसे ही अपने इंडेक्स नंबर 2 पे जब 5 को इग्नोर करेंगे, 1 इंटू 3 3, 3 6 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो ये हो गया अपना 36। अभी अपने इंडेक्स नंबर 3 पे एलिमेंट है 6, जब अपन इसको इग्नोर करेंगे, 1 1 इंटू 3 3, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा अपना 30, यहाँ पे 30। फाइनली इंडेक्स नंबर 4 पे एलिमेंट 2 को एक्सक्लूड करेंगे, तो ये आएगा 1 1 इंटू 3 3, 3 5 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, तो यहाँ पे अपना आ गया 90। तो सिंस अपने ये एरे में कोई भी जीरो नहीं था, तो अपने ओवरऑल प्रोडक्ट जो आया ना, वो भी पूरे नॉन जीरो है। लेकिन फिर से एक एलिमेंट को एक्सक्लूड करके बाकी के एलिमेंट्स को ढूंढना, अगेन वो एलिमेंट को एक्सक्लूड करके बाकी के एलिमेंट्स को ढूंढना, उसके लिए फिर से ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला अप्रोच आ गया ना। लेकिन अपने को तो ऑप्टिमाइज करना था, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए ना अपन हर पोजीशन पे क्या कर रहे थे वो देखो। तो ना मैं इसको इंडिविजुअल लिख लेता हूँ। जब अपन इंडेक्स नंबर 0 पे थे, तो अपना एलिमेंट था 1, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे थे, 3 5 6 और 2, इस सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना? अब वैसे ही जब अपन इंडेक्स नंबर 1 पे जहाँ पे एलिमेंट 3 है, तो जब 3 को एक्सक्लूड कर रहे थे, तो प्रोडक्ट बन रहा था अपना 1 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2, है ना? एंड सिमिलरली जब अपन इंडेक्स नंबर 2 जहाँ पे एलिमेंट 5 था, तो अपना प्रोडक्ट बन रहा था 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2, है ना? तो अभी के लिए ना बस अपन इतने एलिमेंट्स को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ रिडंडेंसी दिख रहे हैं। अपन ना 6 इंटू 2 6 इंटू 2 6 इंटू 2 हर बार मल्टीप्लाई कर रहे, है ना? वैसे ही जब अपन ये दो सेगमेंट्स को पकड़ के चले, तो 562 562 फिर से मल्टीप्लाई कर रहे, है ना? तो ना अपन अपने एरे में इतने सेगमेंट को पकड़ के चले, तो इसको एक्सक्लूड कर रहे, तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहे, और वही जब अपन इसको एक्सक्लूड कर रहे, तो इसके साथ ये सबको मल्टीप्लाई कर रहे। लेकिन डुप्लीकेसी कहाँ आ रहा, ये 5 इंटू 6 इंटू 2 ना अपन दोनों केसेस में मल्टीप्लाई कर रहे, है ना? तो ये क्या रीवर्क अपने को जरूरत है? नहीं है ना। ये रीवर्क ना अपन इनर फॉर लूप के बजाय आउटर फॉर लूप में करके रख लिए। यानी कि जो अपन यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा ढूंढ रहे हैं ना, इसके बजाय अपन पहले इसका प्रोडक्ट ढूंढ के रख लिए, तो इजी नहीं हो जाएगा? तो ना ये अपने एरे में जो भी एलिमेंट्स है ना, इस सबका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके रखेंगे, तो इसका प्रोडक्ट ना अपने को 180 आता है ना? तो जब अपने को पूरा टोटल प्रोडक्ट आ गया, तो उसमें से जब एक ith एलिमेंट को एक्सक्लूड करना है, उसके लिए अपन क्या कर सकते, उसमें से उसको डिवाइड कर देना, है ना? तो अगर अपन 180 को 5 से डिवाइड करके देखें, तो ये क्या आएगा, 5 3 ज़ार 15, कैरी आएगा 3, 5 6 ज़ार 30, है। तो ना अपना ओवरऑल रिमाइंडर ना 36 आया, जो कि इसके बराबर है ना? लेकिन ये तो एक तुक्का हो सकता है ना। तो ना अपन इंडेक्स नंबर 4 को पकड़ के देखते हैं, तो इंडेक्स नंबर 4 का एलिमेंट है 2, तो 180/2 क्या होता, 90, है ना? जो भी यहाँ पे अपने को 90 आया, है ना? तो जब भी अपन पूरे प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अपन ये जो रिडंडेंसी फॉर्म हो रहा था ना, इसको निकाल दिए। और इसके साथ साथ और एक अच्छा चीज़ क्या हो गया बोल, तो अपने को ith इंडेक्स एलिमेंट को एक्सक्लूड करना है ना, तो वही ith एलिमेंट को उसको डिवाइड कर दे रहे हैं ना। क्योंकि जब अपन ये पूरा फॉर्म कर रहे थे, तो अपने इक्वेशन कुछ ऐसा बन के था, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2, है ना? तो यहाँ पे जो भी एरे ऑफ ith एलिमेंट आएगा ना, वो इन्हीं में से होगा ना। वो या तो 1 होगा, या 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 2 होगा। तो ये ith एलिमेंट ना इन्हीं में से कोई एक होगा ना, क्योंकि अपन ये पूरे का प्रोडक्ट ले रहे हैं ना। तो जब अपन उसे डिवाइड करेंगे ना, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी के जो भी एलिमेंट्स होगा ना, अपने को उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और सिंस अपन पूरे प्रोडक्ट को ऑलरेडी कैलकुलेट करके लगा लिए, तो अपना लाइफ ईजी हो जा रहा है ना। तो यही है अपना मेन सा लॉजिक, है ना? और ये मेन लॉजिक में अपन ये सबको छुप छुप के करने के बजाय सिंपली एक पहली बारी में पूरा टोटल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके लगा लिए, है ना? तो इस तरह से अपन अपने एग्जाम्पल 3 से भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस निकाल लिए। लेकिन ये सब करने से पहले ना अपने को ये दोनों केसेस को देख लेना पड़ता है ना, कि अगर मोर देन 1 0 आ रहा, तो पूरे रिजल्ट को जीरोस लगा के भिजा दो। लेकिन जब एक ही जीरो आ रहा, सभी एलिमेंट्स पे जीरो लगा के छोड़ दो। लेकिन जहाँ पे जीरो है ना, वहाँ पे उसका सबका प्रोडक्ट लगा के भिजा दो। लेकिन जब ये दोनों भी केसेस नहीं है ना, तो सबसे पहले अपन पूरे एरे का ना प्रोडक्ट ले लेंगे। उसके बाद ना हर ith एलिमेंट में जाकर उसको उससे डिवाइड कर देंगे, जिससे अपने को अपना रिजल्टेंट प्रोडक्ट हर बार आते रहेगा, है ना? तो अपन ड्राई रन को भी अच्छे से समझ लिए, और ऑप्टिमाइज कैसा करना है उसका भी समझ लिए ना। तो आओ इसका कोड देखेंगे। सो अगेन कोड इन सी प्लस प्लस, बट द लॉजिक रिमेन सेम। तो वही फंक्शन का नाम, वही एरे का साइज निकाल लिए, और वही रिजल्ट को डिक्लेयर कर लिए। लेकिन ना यहाँ पे अपन 3 एक्स्ट्रा चीज कर रहे। सबसे पहले जीरोस को काउंट कर रहे, और जीरो इंडेक्स को फाइंड कर रहे, टोटल प्रोडक्ट को निकाल रहे। तो
काउंट जीरोस को ना अपन इनिशियली 0 लगा दिए, 0 इंडेक्स जो अपने को पता नहीं है तो इसको -1 करें और टोटल प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिए जो इनिशियली 1 है। और ये सेम चीज़ अपन अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी कर रहे थे। तो ना अपन पूरे एरे में इटरेट कर कर ना चेक कर रहे कि एरे ऑफ आई 0 है, अगर हाँ तो जीरोस का काउंट को इंक्रीमेंट कर दो और 0 इंडेक्स को ना वहाँ पे मैप कर दो कि हाँ ये एलिमेंट पे ना, ये इंडेक्स पे ना अपने को 0 आया, तो ये इंडेक्स को नोट करके रख लो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तो टोटल प्रोडक्ट में एरे ऑफ आई को मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये जब पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, अपन सबसे पहले अपना केस नंबर 1 देख रहे, जो अपन अपने केस नंबर 1 कर रहे थे ना वो देख रहे क्या अपना काउंट जीरोस ग्रेटर देन 1 है, अगर हाँ तो रिजल्ट को रिटर्न कर दो। तो ये ना अपन यहाँ पे रिजल्ट में ना इनिशियली सभी को जीरोस लगा दिए, तो वही रिजल्ट को रिटर्न कर दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो अपन अपने केस नंबर 2 पे बढ़ रहे। तो यहाँ पे अपने केस नंबर 2 पे देख रहे क्या काउंट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1 है, अगर ऐसा है तो जीरोथ इंडेक्स का जो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे ना, वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट डाल दो, है ना, क्योंकि बस वहीं पे अपने को नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, बाकी सभी जगह पे जीरो आएगा, है ना। तो वहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट डाल दो, बाकी सबका तो जीरो है ही यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ना अपन जीरो इंडेक्स का ट्रैक रख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे अपन टोटल प्रोडक्ट को लगा के रिजल्ट को रिटर्न कर दिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, तो अपन अपने केस नंबर 3 पे जाएंगे। तो केस नंबर 3 पे क्या कर रहे हैं अपन, हर एरे एलिमेंट पे जाकर टोटल प्रोडक्ट का जो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करे थे उसमें से एरे ऑफ आई को डिवाइड कर दे रहे, जिससे अपन वो एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दे रहे, है ना। जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी रिजल्ट अपना कंप्यूट होगा ना, अपन सिंपली उसको रिटर्न कर दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे 3 सिंपल स्टेप्स की मदद से अपन ने इतने से इजी प्रॉब्लम को और भी इजीली सॉल्व कर दिए। और इससे ना अपन ये जो प्री कंप्यूटेशन वाला लॉजिक है ना, इसको भी समझ लिए। और ये लॉजिक ना बहुत प्रॉब्लम से काम को आता है ना। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा था, यहाँ पे ना अपन एक लूप चला रहे, यहाँ पर भी एक लूप चला रहे और यहाँ पे तो इफ कंडीशंस चल रहे हैं ना। तो ये दोनों लूप भी अपना एन तक चल रहे। तो ओवरऑल ना अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होता। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है, यहाँ पे ना अगेन अपन ना बस वेरिएबल्स के साथ ही खेले, वेरिएबल्स के अलावा कुछ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करे जो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद कर रहा हो, है ना। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ 1 रहता। तो इतने सिंपल से ऑब्जर्वेशन से ना अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक जा रहा था उसको बॉइल डाउन करके अपन ऑर्डर ऑफ 1 तक ला लिए, विच इज अ ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके कॉन्स्टेंट सपोर्ट से ना मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ना ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए और बनाता रहूँ। अगर आपको प्रॉब्लम में कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो ना, उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको मेरे टीचिंग के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक देना हो ना, उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।